नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान सुमित सर, मयंक सर, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा उत्तर प्रदेश से होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा विषयों में चर्चित है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी को लेकर सस्पेंस है, उसी दूसरी तरफ बसपा एक पार्टी है जिसकी चर्चा इस चुनाव में बहुत कम हो रही है। आज हम बात करेंगे बसपा को लेकर कि बसपा का भविष्य क्या है, मायावती क्यों किसी का गठबंधन में नहीं गई, और तीसरा क्यों उनका जो कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो रहा है, जो सिलेक्ट कर रही है, उसमें क्यों ऐसा आरोप लग रहा है कि वो एक पार्टी या ये दूसरी पार्टी के खिलाफ और पक्ष में ऐसे उम्मीदवार उतारी ताकि किसी को फायदा हो, किसी को नुकसान हो। इन विषयों को, इन बातचीत को हम पूरे वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आज शुरू करते हैं। सुमित सर, आप अभी गए थे कल मैनपुरी और आप इंटरव्यू करके आए। उसमें जैसा इंटरव्यू में भी दिख रहा था, मायावती भी बहुत चुप्पी साधी हुई थी, जो डिम्पल यादव ने, और पार्टी उनकी भी इतना आक्रामक नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि एक समय में वो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी और सत्ता पक्ष की पार्टी थी दोनों। इस चुनाव में बसपा गायब सी दिख रही है, ना उसकी कहीं बात हो रही है, ना उसके नेताओं को कोई इंटरव्यू ले रहा है। सिर्फ आकाश आनंद को छोड़ दिया जाए तो कोई चर्चा नहीं है। आपको लगता है कि ये चर्चा, हो सकता है मीडिया को ही बाद में भारी पड़े, क्योंकि भाई वोटर तो है उसका, अभी भी नेता तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परसेप्शन में वो गायब है। हो सकता है साइलेंट किलर का सवाल, बहुत लंबा सवाल पूछते हो, एक तो आप छोटा सवाल पूछो। इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा कि कोई दूसरी पार्टी, दूसरा कैंडिडेट नहीं दिख रहा उनका। मेरा आपसे सवाल है, कभी आपने दूसरा देखा मायावती के अलावा? इतने चुनाव आपने देख लिए, बीएसपी से कौन से नेता का इंटरव्यू देखे आपने? नहीं, बसपा में मेन नेता मायावती है, भले ही किसी और की नेता नसीरुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू देखा? जब अपने पावर पे थे तब था ना उनका। देखा नहीं, आज जब चुनाव की बात कर रहा हूँ, चुनाव के वक्त में बसपा से कौन व्यक्ति इंटरव्यू देता है आज तक? मुझे बता दीजिए। नहीं, देखिए, बसपा दरअसल चुनाव ऐसे ही लड़ती है। बसपा के चुनाव लड़ने का तरीका है, वो टीवी चैनल्स में नहीं जाते हैं, उनको बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो वोटर है वो गरीब तबके का वोटर है, पिछड़ा है, परेशान है, वंचित वर्ग जिसको कहा जाता है अपनी राजनीति में, वो उस तरह का वोटर है। और वो उन्हीं लोगों के बीच में कैंपेन करते हैं और वही कैंपेनिंग उनको फायदा भी पहुंचाती है। इस बार उनके लिए ये करो या मरो का चुनाव है। आपने आज का टॉपिक बहुत अच्छा चुना है कि भाई इस पूरी लड़ाई में बसपा कहाँ है। बसपा इस लड़ाई में आपको विलुप्त होती सी दिखाई देती है, क्योंकि बीते 4 चुनाव में 14, 17, 19, 22 इसमें लगातार बसपा का वोट बैंक कम हो रहा है। इनफैक्ट विधानसभा में अब एक आदमी रह गया, एक एमएलए उनका। लोकसभा में पिछली बार 10 आए थे, वो 10 के 10 टूट गए अमूमन। मेरे ख्याल से एक को भी रिपीट नहीं किया है, सब के सब कोई बीजेपी चला गया, कोई सपा चला गया। तो स्थिति मायावती की आज की डेट में बीएसपी के लिए ये है कि वो दो चीजें, एक तो ट्रांजिशन फेज है, आकाश आनंद को एस्टेब्लिश करना है, उनको वो अपना नया उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित कर चुकी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो बनाते हैं वो बना चुकी हैं। और दूसरी वजह ये कि खुद उम्र के उस पड़ाव में कि अब वो इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकती है, वो 70 की कैटेगरी में आ रही है, उन नेताओं की कैटेगरी में जो 70 साल के आसपास है। तो उन्होंने इस चुनावों के जरिए, इस पूरे उत्तर प्रदेश के इन 80 सीटों के जरिए, अच्छा आकाश जो है वो राजस्थान में भी कैंपेन कर रहा है, आकाश साउथ में भी गए थे, आंध्र प्रदेश में भी कैंपेन करने गए थे, तो आकाश का काम कर रहे हैं। ये कहना कि आकाश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये गलत है। आकाश के इंटरव्यूज, आकाश की चीजें सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल है। मैंने कहा आकाश दिखाई दे रहे हैं। आकाश का सोशल मीडिया हैंडल बहुत एक्टिव है। आकाश की जितनी भी चीजें हो रही हैं, आकाश की हर चीज उनके ट्विटर अकाउंट पे, उनके यूट्यूब अकाउंट पे, उनके यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। बड़े चैनल क्यों नहीं दिखा रहे हैं, इस पर हम लोग किसी और दिन बहस कर लेंगे। इस पर हम 50 बार बहस कर भी चुके हैं कि बड़े चैनल पर बड़े नेता छाए रहते हैं तो छोटी पार्टियां, छोटे नेता पीछे छूट जाते हैं, इसीलिए वो नहीं दिखाई दे रहे। अब काम की बात करता हूं, जो जिसकी वजह से आप इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। क्या बीएसपी इन चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है? कुल मिलाकर आपने जो 3 सवाल पूछे, उनका निचोड़ मुझे समझ निकल कर आया कि बसपा का क्या रोल है इन चुनावों में। वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है कि लोगों को हराने के लिए लड़ रही है? इन जनरल परसेप्शन ये है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक 78 उम्मीदवारों में से 23 मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए हैं, और अखिलेश ने अपने अनाउंस जो 62 या 63 सीटों पर लड़ रहे हैं, उसमें 4 ही उनके मुसलमान कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो ये इंप्रेशन जा रहा है कि जो मुसलमान कथित कह लो या अमूमन सपा के साथ रहता था, वो अब सपा ने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि सपा, कांग्रेस हमारे साथ है तो मुसलमान हमको वोट करेगा। उस चीज को शायद मायावती इनकैश करना चाह रही है इस पूरे घटनाक्रम के जरिए कि उन्होंने 23 उम्मीदवार ऑलरेडी मुसलमानों के लड़ा दिए हैं, और उन जगहों पर लड़ा दिए जहां पर सपा के उम्मीदवारों के जीतने के चांसेस हैं।
मतलब जहां पे लड़ाई में आप कह सकते हैं कि अपर एज है सपा का बीजेपी के कंपैरिजन में, तो ये इंप्रेशन जा रहा है कि मायावती क्या इन चुनावों को बीजेपी की मदद के लिए लड़ रही है। पर मेरा इस पर काउंटर सिचुएशन है जिसमें मैं चाहता हूं कि ये तमाम विमर्श हो। अखिलेश यादव ने इस क्या ले आओ यार, चाय पिलाओ यार, चाय पीने का मन भी कर रहा था। अखिलेश यादव ने इस पूरे चुनाव को पीडीए का चुनाव कर दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अखिलेश ने यह नारा कई दिनों पहले दे दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। वो क्यों? उसमें पिछड़ा तो अल्पसंख्यक तो अखिलेश के पास है, पिछड़ा दलित कहाँ था? वो मायावती के पास था। तो वो मायावती के हाँ दलित इनके साथ था, पिछड़ा वो लेना लाके आना चाहते हैं। तो वो मायावती के वोटर को वो जब टारगेट कर सकते हैं कि अब आप देखिएगा जो समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल का पेज है उसमें वो तमाम पिछड़े नेता लगे हुए हैं जो मायावती की सरकार के समय पोस्टर पर लगे होते थे। ज्योतिबा फूले और बहुत से दलित नेताओं की तस्वीरें हैं जो सपा के पोस्टर पर नहीं दिखती थी। जनेश्वर मिश्रा, मुलायम सिंह यादव, लोहिया दिखते थे। वहां पर कम से कम 20 फोटो लगी हुई हैं जिसमें से 5 या 7 तो पिछड़ों के नेता है ना। तो मेरा उसमें कहना है इस पूरी कहानी में कि जब अखिलेश उनके वोट बैंक पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो मायावती क्यों नहीं मुसलमानों को खड़ा करें? मायावती क्यों नहीं उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है? एक ये सवाल ये है कि क्या बहन जी जीतने के लिए लड़ रही है या हराने के लिए लड़ रही हैं? आपकी बात से ये सवाल निकल गया। मेरा काउंटर है कि क्या मायावती या बीएसपी की ऐसी औकात अभी, हैसियत है अभी कि वो किसी को फायदा पहुंचा सके? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि बीएसपी का इतना वोट है, वो हुआ करता था 2012 के बाद से लगातार गिर रहा है। और अगर वो दलित की राजनीति ही करती हैं तो यूपी में बहुत बड़ा तबका है, दलित का वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है। मतलब 20% जो नेशनल एवरेज है उससे बहुत ज्यादा यूपी में है। अगर सिर्फ उसी का वोट मिलता तो बीएसपी का वोट परसेंटेज इतना कम नहीं होता, लगातार कम हो रहा है। अब तो मेरे ख्याल से 10% के नीचे चला गया। 13% है और लोकसभा में 20%। हाँ, तो इतना कम तो यही है यूपी की बात गठबंधन था। हाँ, तो अभी बीएसपी शायद किसी को नफा नुकसान करने की हालत में भी नहीं है। मेरा काउंटर। लेकिन जो बात हो रही है इसमें, जो सुमित सर ने बताया, एक आंकड़ा दिया कि 23 उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार किए हैं, तो एक मैसेजिंग वो ये दे रही हैं। और देखिए बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो इस बात से कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज भी हैं। सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी कि समाजवादी पार्टी क्यों हिचक रही है मुसलमानों को टिकट देने में, और वहीं बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा उसने मुस्लिम्स को टिकट दिए हैं। तो अखिलेश ये कहानी क्या है? अखिलेश ने विशेष जी आप भी बोलिएगा, बस एक लाइन बोल रहा हूँ। अखिलेश ने बहुत बड़ी संख्या में निषादों को, कुर्मियों को, इस तरह के लोगों को टिकट दिया है जो गैर यादव ओबीसी, जो गैर यादव ओबीसी है, जो मायावती का वोटर था। बिल्कुल। तो अखिलेश ने यहाँ मुसलमानों की संख्या घटाकर 4 पर ले आए। यादवों में सिर्फ परिवार के 5 व्यक्ति लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 ही व्यक्ति लड़ रहे हैं, वो जो 5 परिवार के लोग हैं। छठा यादव है ही नहीं उनका। बाकी जो 60 सीटें बांटी है उन्होंने, करीब 50-52 सीटें वो कुर्मी निषाद पर फोकस कर रखा है। तो वो मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मायावती का वोट बैंक हुआ करता था, बाद में पिछले 2-3 चुनाव से बीजेपी में शिफ्ट हो गया। और एक चीज और है, मायावती के आसपास सिर्फ जाटव बचा है अभी तक। मल्लाह वोट को, निषाद जिसे कह रहे हैं, उन वोटों को सबसे पहले बड़े पैमाने पर अपने साथ एग्रेशन के साथ और इमोशन के साथ मुलायम सिंह यादव ने जोड़ा था 1996 में, जब फूलन देवी को उन्होंने टिकट दिया था। वो एक बड़ी चीज थी। और फूलन देवी ने ये जो बलिया के अभी थे वीरेंद्र मस्त, उनको हराया था मिर्जापुर से, ये हुआ। दूसरी बात एक्चुअली क्या है कि बीएसपी अपने राजनीतिक वजूद के जो 40 साल की बीएसपी हो गई 1984 से 2004 में, सबसे चर्निंग और टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। वो आत्म मंथन में से भी गुजर रही है और अब उसको एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसको एक रास्ता तय करना होगा। जो मयंक जी ने भी कहा और सुमित जी ने भी पहले कहा कि बीएसपी अपनी राजनीति, उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति कर रही है सुमित जी, और मयंक जी ने कहा कि बीएसपी में लगातार तेज गिरावट आ रही है। क्या वो हराने के लिए लड़ रही है? ये काम तो, ये फार्मूला तो कांसीराम का था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। बीएसपी इन तीनों फेज से गुजर चुकी है। पहला चुनाव हार चुकी है, बाद की चुनाव वो हरा चुकी है, और 2007 से 12 तक वो चुनाव जीत चुकी है। पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना चुकी है।
उसके बाद जो पतन शुरू हुआ, अब ये बीएसपी वो बीएसपी नहीं है जो कांसीराम ने बनाया था और मायावती को सुपुर्द किया था। कांसीराम ने देखा जाए तो एक अद्भुत राजनीति शुरू की थी जो वंशवाद की राजनीति के बिल्कुल पलट था। उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बनाया था कि बीएसपी हमारे बाद वो संभाले, लेकिन मायावती ने इसको रेगुलर पार्टी बना दिया, जैसे हर पार्टियों में जिस तरह से होता है। तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, अपने परिवार के लोगों आगे बढ़ा के, आकाश को आगे बढ़ा। बिल्कुल हम ये मानते, लगता है कि परिवारवाद इतना हो गया है कि अब परिवार के लोग ही चला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तबका ऐसा है जिसके मन में बेचैनी रहती है। इसीलिए चंद्रशेखर रावण के लिए भी, आजाद के लिए, माफ कीजिएगा वो रावण नहीं कहलाना चाहते, चंद्रशेखर आजाद के लिए भी दलितों में एक सिंपैथी है। जैसे बिहार में पप्पू यादव के लिए, विषयांतर आप लोगों को लग सकता है, पप्पू यादव के लिए भी यादवों में काफी सहानुभूति है। और बीमा भारती पप्पू यादव को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया या समर्थन नहीं किया, उसको लेकर मैं आया हूं जहां से, वहां पर भी नाराजगी है। तो उसी तरह से दलितों में भी एक दूसरा हो गया है। एक लाभार्थी के नाम पर एक हिस्सा है जो बीजेपी के साथ है, धर्मार्थी है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन लाभार्थी जरूर उसके साथ है, दलितों का वो खेमा। तो इसीलिए मायावती की जो राजनीति है उसमें वो एक साथ हो सकता है कई समीकरण साधना चाहती है। पहला कि बीएसपी के अस्तित्व को, जो 2019 के चुनाव में करीब 20% थी बस, तो अपने 20% दलित वोट के साथ और मुस्लिम वोट जो करीब वो भी लगभग 20% ही हैं, तो उन दोनों के साथ जोड़ करके जितने उम्मीदवार दिए हैं ताकि वो उससे थोड़ा आगे बढ़े, तो ताकि अपने भतीजे को इस्टेब्लिश कर सके। दूसरा ये कहा जाता है, मैं नहीं जानता कितना सही है कितना गलत है, कि वो डरती हैं इस बात से कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो जाए, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला न निकल जाए, इसलिए वो उस बात को लेकर भी बीजेपी के साथ बैलेंस में चलती हैं। लेकिन तीसरी बात है, तीसरा ये पॉइंट दूसरा हो सकता है, और तीसरा पॉइंट कि भविष्य में मायावती जितना अपने राजनीति को लेकर दृढ़ दिखती हैं उतना ही वो गठबंधन बाज भी हैं, गठबंधन करती हैं जितनी शिद्दत से, उतनी उससे ज्यादा शिद्दत से वो गठबंधन तोड़ती भी हैं। तो एक गठबंधन के लिए वो रास्ता खोलने का एक तरह से कहें कि भविष्य में किसी के साथ, चाहे वो सपा के साथ हो, जैसे कि हमको अभी कुछ देर पहले सुमित जी बता रहे थे कि सपा के नेता भी बीएसपी या मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, अभद्र नहीं बोलते हैं, जो पहले जिस तरह से सपा के नेता बोलते थे। तो ये एक है कि भविष्य के लिए एक दरवाजा खोल कर रखा जाए। क्या अभी आपको लगता है आप सभी को कि बहुत जल्दीबाजी होगी ये कहना कि बसपा खत्म हो रही है और खत्म हो गई? बिल्कुल उसका वोटर जो है एकदम साइलेंट हो गया, जैसा आपकी बात हुई स्टार्टिंग में। बीच एक उदाहरण दे देता हूँ खाली, कि 2009 के 12 के चुनाव में बीजेपी किस नंबर पर थी? तीसरे नंबर पर थी ना। तो बीजेपी को तो उस हिसाब से तो आज कहीं नहीं होना चाहिए। पिछली विधानसभा, बिल्कुल लोकसभा में भी, लोकसभा में तो 2009 में 10 सीटें जीती थी, कांग्रेस उससे दुना से ज्यादा जीती थी, और आज बीजेपी का वोट 51% है उत्तर प्रदेश में। 2017 में 49%। जो आप कह रहे हैं ना बात आंकड़ों वाली, कि कोई भी पार्टी कभी भी आप किसी को खत्म होता कर सकते। हाँ, जैसे लालू यादव ने जब जेल गए तो लालू के लिए कहा गया, आरजेडी के लिए, कि खत्म हो गया आरजेडी, लौटे सत्ता में, लौटे सरकार बने, दोनों बच्चे डिप्टी सीएम सीएम मंत्री बन गए। तो कोई भी पार्टी कभी भी, अब जैसे बीजेपी 2 पे चली गई थी ना 84 में, आज की तारीख में सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी है, और दुनिया भर में सबसे मजबूत पार्टी में गिनी जाती है, सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की। और ऐसे में आज की तारीख में अगर कांग्रेस भी घटकर 200 से घटकर 50 पर या 52 पर या कितने पर 54 पर आ गई है, हाँ, मतलब मेरा कहना है कि कोई भी खत्म नहीं होता राजनीति में, सबका वक्त होता है, वक्त का पहिया होता है। पर आप जब आप अपनी करियर के डाउन पे हैं, तब आप अपने पत्ते कैसे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है इंडिया का, बाइपोलर हो रहा है कंटेस्ट हर स्टेट में। इसीलिए अभी जैसे बाइपोलर से मतलब है कि बीजेपी का चैलेंजर कौन, हर स्टेट में यही सवाल है। और अभी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चैलेंजर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी दिख रहा है। इसीलिए हाशिए पे है, और अनलेस की बड़ा रेवोल्यूशन हो जाए, हमको याद रखना पड़ेगा कि बीएसपी जो है एज रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, एज पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। अब ये रेवोल्यूशन कब का मर गया, उसका एकदम से खत्म हो गया।
वो हम लोग बोलते हैं ना कि दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों, शोषितों की आवाज बन के आई थी बीएसपी, वो सब कुछ नहीं बचा है उसमें अब। और चूंकि बाइपोलर मूव कर रहा है पूरे देश का पॉलिटिक्स, इसीलिए हमको नहीं लगता है कि बीएसपी का अभी कुछ सालों तक, हो सकता है खत्म ही हो जाए, या कुछ सालों तक कोई फ्यूचर है बीएसपी का, हमको नहीं दिख रहा है अभी। मुझे मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूँ जी, और सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूँ, और वो ये कि आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि यूपी में चीजें बाइपोलर हो रही हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि मायावती की राजनीति वैसी होगी जैसे कि और पार्टियों की राजनीति थी। वैभव, पैसा, विलासिता, बड़े घरों में रहना, जबकि आप दलित की बेटी अपने आप को कहती रही। आपके जमाने में करप्शन की जो चार्जेस लगे, जिस तरह के, मतलब बड़ा फेमस एक चुटकुला होता था ना कि उनका पर्स हमेशा खुला क्यों रहता है, जो स्टैचू में पर्स है, क्योंकि वो उसमें जो आया पैसे दान के चला जाए, इस तरह के मजाक उड़ाए गए उनके स्टैचूज जो लगाए उन्होंने। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में अब जो नई बीएसपी है, बीएसपी 2.0, ये उसी फॉर्मूले को जिंदा कर रही है जो काशीराम ने किया था। हारना, हराना और जीतने वाला जो फॉर्मूला है कि पहला हारना, फिर हराना, तीसरा जीतना। आकाश आनंद या तो वही फॉर्मूला लेकर आए, उनके पास कोई नई विचारधारा नहीं है। उन्होंने अपना जीवन, अपना कार्यक्रम जो रखा हुआ है, वो उस तरह की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा रीडिंग है, कोई जानकारी नहीं है। वो वैसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल दलित के परिवार के बच्चे हैं, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ लिख के आए हैं, और उनको वैभव विलासिता से मतलब नहीं है। वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। वो चाहे जैसे भी रहते हो, अरविंद केजरीवाल जैसे भी रहते हो, लेकिन वो आज भी ढीली कमीज और ढीला पजामा पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, ताकि वो छवि उनकी बनी रहे। जैसे ममता के लिए कह लीजिए, कॉटन की साड़ी पहनती है, चाहे कुछ हो जाए, हवाई चप्पल पहनती है। तो आकाश आनंद भी अपनी छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो यूथ है दलितों का, उसके बीच में ये मैसेज जाए कि ये हमारे बीच का बच्चा है, ये उधर नहीं गया है। ये चलेगा नहीं चलेगा हमको नहीं पता है, रिवाइव करेगा नहीं करेगा, ये बिल्कुल करो या मरो का चुनाव है बीएसपी के लिए। वो सब सही है, लेकिन एक ही टाइप का रेवोल्यूशन फिर रिपीट नहीं होता है। ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, नया आइडिया चाहिए, नया आइडिया चाहिए। अब अन्ना आंदोलन जैसा अभी अगर शुरू करना चाहेंगे तो हमको नहीं लगता कि पॉसिबल है वो। देखिए, ये अगर हम जो बसपा की हिस्ट्री देखें तो काशीराम बसपा बनने से पहले बामसेफ आंदोलन उनका हुआ करता था, और एक एक्टिविस्ट की तरह से थे, और उनके बड़े फॉलोअर्स थे। फिर बसपा बनी, मायावती उनके साथ बिल्कुल राइट हैंड की तरह थी, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। अब वो दो तरह की चीजें थी, एक तो वो कैडर तैयार करते थे, और सिर्फ एक पार्टी के तौर पर नहीं चुनाव लड़ना, हमें वोट दो, विचारधारा के तौर पर भी अपने लोगों में मैसेज देना कि भाई आपका जो शोषण हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो एक वैचारिक जो एक उनकी क्रांति कहेंगे वो दलित कम्युनिटी के बीच में, कि उनको एक वॉइस देने वाली जो बात थी। सबसे पहले वो ट्रेड यूनियंस में गए, जो दलित जो एम्प्लॉइज थे, ऑफिसर्स थे, उनके बीच में उन्होंने काम किया। फिर धीरे धीरे एक समाज में, दलित समाज में चेतना लाने का काम किया, और मैं उसको एक बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। हम जानते हैं कि किस तरह से एक फ्यूडल समाज रहा है हमारा, और वो कम्युनिटी एक वॉइसलेस कम्युनिटी थी। एक तरह से देखेंगे सामाजिक तौर पर वो एक मतलब निचले हिस्से में आने वाली कम्युनिटी थी, लेकिन जिस तरह से एक पॉलिटिकल वैचारिक तौर पे उनको अपनी बात रखना, फिर उन्होंने सत्ता का यूज किस तरह से किया कि सत्ता गठबंधन किया। कई बार वो आपको लगेगा कि अपनी विचारधारा के विपरीत जाके गठबंधन किया, लेकिन वो उनकी रणनीति का हिस्सा था, और उसमें वो सफल रहे। उनका कहना था कि बिना सत्ता के हम काम नहीं कर पाएंगे। और बहन जी के आने के बाद आप देखेंगे कि जो यूपी, खासकर मैं यूपी की अगर बात करूं, मैं खुद चूंकि यूपी का रहने वाला हूं, तो उस कम्युनिटी में एक बदलाव आया। वो कम्युनिटी जो थोड़ा एक जमाने में सामाजिक रूप से आपको पिछड़ी हुई दिखती थी, अब उन्होंने बोलना शुरू किया, और वो जो एक अपर कास्ट डोमिनेंस था, वो धीरे धीरे उसमें कमी आना शुरू हुई। और बहन जी का एक खास जो उनका एक वो था, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के था, और ये बात सभी लोग मानते थे। एक जो परसेप्शन है बहन जी का कि उनके जब उनका शासन होता है तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहता है, गुंडे माफिया ये एक हद में रहते हैं बिना किसी भेदभाव के। हाँ, मेन बात है भेदभाव। जो अभी जो योगी जी का बुलडोजर, इसकी इतनी चर्चा होती है ना, बहन जी के टाइम में वो एक अलग लेवल का मामला था, और उसमें आप ये आरोप नहीं लगाते थे कि कोई कम्युनिटी को या उसको टारगेट करने की बात थी, वो कोई भी हो। बहुत सारे उदाहरण आए, राजा भैया, अतीक अहमद, इन सब के ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए थे। हालांकि राजा भैया को उसका फायदा हुआ, वो एक कुंडा के नेता थे, प्रतापगढ़ के नेता थे, उन्होंने उनको एक बड़ा नेता बना दिया, और राजपूतों में उनकी एक सिंपैथी मिली। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि
बहुत सारे लोग जो उनकी पार्टी में नेता थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, कुछ लोगों ने अपनी अलग पार्टी बना ली, या बहन जी ने शायद उनका बढ़ता कद उनको एक्सेप्ट नहीं किया और वो दूसरी पार्टी में चले गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर बहुत सारे उदाहरण हैं। क्योंकि काशीराम का जो उनका जो कास्ट कॉम्बिनेशन था वो सिर्फ दलित कम्युनिटी को लेकर सीमित नहीं था, उसमें दलित कम्युनिटी प्लस अति पिछड़ा, कुर्मी, निषाद, जो जैसे हम लोग बात किए, कुशवाहा, ये सब कम्युनिटीज के बहुत सारे फेसेस थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि वो फेसेस नहीं है, वो दूसरी पार्टियों में चले गए। अब वो उनके वोट बैंक में भी वो दिखता है, जिस पर नजर है अखिलेश यादव की। हमने देखा कि 2019 के बाद, 2017 के बाद जो बहन जी के कोर वोट में डेंट हुआ है, जाटव, जो उनका कोर 12%, यूपी में 21% दलित आबादी है जिसमें 12% जाटव कम्युनिटी से आते हैं। सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है कि 17 में 87% जाटव वोटर्स ने बहन जी को, बसपा को वोट किया, लेकिन वो घट के वो 65%, 22% गिरा, वो घट के 65% आ गया। और वो कहाँ शिफ्ट हुआ? वो सिर्फ बीजेपी में शिफ्ट नहीं हुआ है, वो समाजवादी पार्टी में भी शिफ्ट हुआ। ऐसे ही अति पिछड़ा वोट में भी एक अच्छी ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली, वो बीजेपी में भी गया है लेकिन वो समाजवादी पार्टी में गया। तो दोनों ही पार्टियों की नजर है। अब मुझे लगता है कि एक परसेप्शन है लोगों के बीच में कि बहन जी डर गई हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। तो इसमें दो तरह के रिएक्शन भी आ सकते हैं। क्या पता उनकी कम्युनिटी में इस बात को लेकर एक सिंपैथी फैक्टर भी जाग सके कि भाई हमारी नेता को इतना दबाया जा सके तो हम वोट की ताकत से उनको हम फिर खड़ा कर दें। एक इसका भी एक सवाल है, मैं आप लोगों के इस पे राय चाहूंगा। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि वो चली जाएंगी तो नेता कौन, पार्टी जैसे चलेगी। हो सकता है वो दबाव में भी हो। लेकिन एक चीज ये है कि देखिए, वो कम्युनिटी जो ऑप्रेस्ड रही है, जो शोषित रही है, उसको एक ऐसा नेता चाहिए जो फाइटर सा दिखे। हमने बहन जी का वो कैरेक्टर देखा है, सड़क पर भी उतरने वाला कैरेक्टर देखा है। मुझे याद है, मैं तो इलाहाबाद से आता हूं, जब राजू पाल की हत्या हुई थी और अतीक अहमद वो वहां गई थी, बाद में गई थी, जो उनकी जो बाद में खैर वो बसपा से विधायक हुई, राजू पाल की जो पत्नी पूजा पाल, फिलहाल वो समाजवादी पार्टी से विधायक है, बाद में वो शिफ्ट हो गई। लेकिन वो वहां गई थी उनसे मिलने, और एक मैसेजिंग होती है जब एक बड़ा नेता जाता है, एक जिसके पति को मार दिया गया, जो बसपा का निर्वाचित विधायक था, शादी हुए बहुत चंद दिन हुए थे, और वो जाती है, गजब की मैसेजिंग हुई थी। और सोचिए जो अतीक अहमद कई बार के विधायक होते थे उस इलाके, जिस इलाहाबाद शहर पश्चिमी की सीट जहां से कहते थे कि वो निर्दलीय कई बार के विधायक थे, वो सीट फिर वो दोबारा जीत नहीं पाए। आज ठीक है वो बसपा 2 बार जीती वहां से, बाद में अब बीजेपी जीत रही है, लेकिन एक मैसेज, अब आप वो बहन जी सड़क पे उतरते नहीं दिखती, अब वो गायब हो गई, वो कैरेक्टर नहीं दिखता। वो छवि आज आप जो चंद्रशेखर आजाद की जो कह रहे थे, चंद्रशेखर आजाद ने वो छवि कहीं ना कहीं अपने उनके अंदर दिखाई है। वो इश्यूज को लेकर के जाते हैं, जबकि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि बीजेपी संविधान बदल देगी, आरक्षण मिट जाएगा, ये तो सबसे मुफीद मौका बसपा के लिए होना चाहिए ना, बहन जी को जाना चाहिए लोगों के बीच में इसको लेकर। इसमें एक चीज जो आपने कहा कि जो मयंक जी ने पहले कहा कि एक ही तरह का पैटर्न बार बार नहीं चलता, तो बसपा भी अपना पैटर्न बदलती रही। पहले वो दलितों के लिए बाम से मूलतः वो डिप्रेस्ड क्लास का कंसेप्ट अंबेडकर के समय में आया था, वो वंचित, वो दलितों के लिए ही एक तरह से था, उसमें पिछड़े बाद में जुड़े। लेकिन आपको याद होगा पहली बार सत्ता में वो आए 1993 आई समाजवादी पार्टी के साथ 1993 में, तो उस समय कैबिनेट में कोई भी सवर्ण मंत्री नहीं था। ये बसपा की तरफ से, कांसीराम की तरफ से मुलायम सिंह के सामने ये शर्त थी कि कोई सवर्ण मंत्री नहीं होगा। कांसीराम को आपत्ति थी, मुलायम सिंह को आपत्ति नहीं थी। मुलायम सिंह की चलती तो सवर्ण भी विधायकों को मंत्री बनाते, ऐसा नहीं था, लेकिन उस समय वो दबाव था। लेकिन वही मायावती, उस मायावती ने अपने साथ जब कांसीराम का अवसान हुआ और इनका राजनीतिक उत्थान शुरू हुआ, तो इन्होंने जो प्रयोग किया वो एक तरह से वही उत्तर प्रदेश में वही प्रयोग किया जो पूरे देश में इंदिरा गांधी ने एक समय में की थी, कि ब्राह्मण प्लस दलित प्लस मुस्लिम। उन्होंने यूपी में वही चीज किया। उन्होंने नारा दिया था ना, विकास के लिए सबका साथ जरूरी है, ऐसा कुछ बोला जाता है। उन्होंने कहा था, वो धार्मिक नारा भी था एक, लेकिन पहले उन्होंने ये किया बस ये कि वहां पर इंदिरा गांधी के समय ब्राह्मण शीर्ष पर थी, यहाँ पर दलित शीर्ष पर हो गई। दोनों महिलाओं की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश के स्तर पर वो प्रयोग जो है उनके लिए वो एक बार ही चला, उसके बाद वो रिवर्स गियर में भी गया। ये बात मैं बहन मायावती मतलब उनके शासनकाल में ये बात सही है कि बहुत सारे क्रीम पलाईदार जो पोस्ट थे, ब्राह्मण बैठे हुए थे, उनको खूब फायदा मिला, लेकिन उसका एक रिएक्शन उनके कोर वोटर में भी गया। एक चीज और भी है कि
देखिए, जब इंदिरा गांधी के ये विषयांतर हो जाएगा इसलिए बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ। जब इंदिरा गांधी के समय में जो दलित वोटर थे वो एक चुनाव में ही इतना नहीं उकता जाने वाले थे कि अब अगले चुनाव में वोट नहीं देंगे। एक 1977 को छोड़कर उसमें भी दिए होंगे, मुझे नहीं आंकड़ा बहुत ज्यादा पता उसका, लेकिन 1900। और दूसरी बात कि दलितों में उतनी ज्यादा उच्च आकांक्षाएं नहीं थी जो ब्राह्मणों में होगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज में ज्यादा आगे हैं, इसलिए वो समाज में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, इसलिए उनके अंदर होगा कि हमें ये और चाहिए। तो इसलिए वो बेचैनी उनके अंदर भी, देखिए ब्राह्मणों ने भी साथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि 2012 में सब साथ छोड़े तभी तो पार्टी की हालत खराब है। हाँ, वो अब लोग बेचैन होते हैं। बीजेपी 10 साल से जीत रही है, ये हिंदुत्व का सीमेंट है या कुछ, ये अलग व्याख्या हो जाएगी। तो लेकिन मैं मयंक सर की बात जो उन्होंने कहा कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा है, इसलिए हम देश और प्रदेश की भी आज देखें तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट में दो ही पार्टी है, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो, थर्ड का कोई योगदान नहीं। सवाल ये है कि जो बसपा सपा के साथ 19 में 10-15 सीटें पाई थी गठबंधन की मिला के, 10 मतलब उनका और 5 सपा का, तो इस बार 24 में क्यों गायब रहे सुमित सर? क्या उसको सीट नहीं चाहिए या उसको अपनी जमीन तैयार करते हुए दिखता है कि दिखना है कि भाई नहीं हमें नहीं चाहिए, या आपको लगता है कि कोई और है जो चाहता नहीं है कि दोनों का गठबंधन फिर से हो ताकि कोई दिक्कत हो? आपको क्या नजर आता है? बताइए, आप बताइए। पहले आप फिर नहीं, मैं देखिए, मैं फिर आप वहीं आगे जहाँ से चर्चा शुरू की थी, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि कोई है जो चाहता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बसपा की स्थिति खराब हुई है, हमको इस वस्तु स्थिति को नकारना नहीं चाहिए। वो भी अपने आप को रियलाइज कर रहे होंगे कि उनकी स्थिति क्यों खराब हुई, क्यों सब लोग चले गए। वो भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नए दौर है, नए दौर की राजनीति है, सोशल मीडिया का इतना प्रेशर आ गया है, दलित राइट्स की इतनी बात हो रही है। हमने इतनी देर चर्चा कर ली, अभी तक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग नहीं आए, और वो ये कि इस तीसरे चरण के मतदान में क्यों आरक्षण का मामला उठा हुआ है। वो इसीलिए उठा हुआ है कि अब जो सीटें आ रही हैं, यहाँ पर सबसे अधिक ऐसा वर्ग है, ऐसा पिछड़ा वर्ग है जो जातीय जनगणना से अगर होती है, अगर जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो तो उस वर्ग को सीधा सीधा फायदा होगा, उनके अधिकारों की चीज सामने आएगी। उनके इसीलिए बीजेपी के नेता हर मंच से कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक और नड्डा साहब तक, कि हम संविधान को बदलने वाले नहीं हैं। आरक्षण के लेकर जब चर्चाएं फैलाई जा रही हैं, क्योंकि इस जैसे कि हमने कहा ना, इस फेज के चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश ने कैंडिडेट दिए और जिस तरीके से मायावती ने, मैं स्पेसिफिकली यूपी की बात कर रहा हूँ, वो कैंडिडेट ये इशारा कर रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना को लेकर अगर बीजेपी की कमजोर नब्ज है वो उसको कोई दबा सकता है तो जातीय जनगणना का मुद्दा उठा सकता है। इसीलिए हर जगह पर कोशिश हो रही है, राहुल गांधी के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा, इस चीज को बार बार कहा जाए, और बीजेपी बार बार इसको साबित करने की कोशिश कर रही है कि संविधान दरअसल अगर बदलेगा तो ये लोग बदलेंगे जो वेल्थ टैक्स लेके आए, जिन्होंने जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और हमला कर दिया और वह विषयांतर हो जाएगा कि पाकिस्तान वाला मामला उठा दिया कि भाई पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही है, दुखी मनाया जा रहा है कि कांग्रेस खत्म हो रही है, समथिंग लाइक दैट। फवाद हुसैन ने कुछ ट्वीट कर दिया था, शहजादा के जीत की दुआएं कर रहे हैं। मतलब ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी आ गया, तो बीजेपी के लिए बहुत क्रिटिकल फेज है कि अगर ये चीजें यहाँ चल गई इस फेज में, इस 3rd 4th फेज में, जहाँ पे यादवों का गढ़ है, जहाँ पर अखिलेश को कमजोर करने के लिए कथित तौर पर, अकॉर्डिंग जैसे अश्विनी बोल रहे थे, हराने के लिए चुनाव लड़ा गया है, कथित तौर पर बीएसपी के कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। अगर ये सब चीजें सफल नहीं हुई तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बीजेपी के लिए इस चुनाव में यूपी में सफल होना, 3rd 4th और 5th फेज जो यादवों के गढ़ में चुनाव हो रहा है, ये यादवों की बेल्ट है, ये मैनपुरी अभी है, फिर कन्नौज है, फिर उसके बाद का इलाका है, आजमगढ़ की तरफ चुनाव चला जाता है। तो इस बेल्ट में अगर ये आरक्षण का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया है, जो अखिलेश ने उठाया है, अगर ये चल गया तो बीएसपी ने जो भी मदद करने की ठानी है वो उल्टा पड़ जाएगा। जो बात है ना, आरक्षण वाला जो मुद्दा सबसे ज्यादा जिस कम्युनिटी में उसको लेकर के बहस है और रिएक्शन है वो है दलित कम्युनिटी, और जो कोर वोट है बीएसपी का। अब सवाल है वो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, जोर से सपोर्ट किया है, जातीय जनगणना का किया था, लेकिन जिस तरह से मुखर होकर के कांग्रेस बार बार संविधान वो लेके जाके, कांग्रेस यार लालू यादव या आरजेडी जिस तरह से संविधान को सभा में ले जाके कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये मुद्दे ने असर कुछ ना कुछ किया है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री भी बहुत आक्रामक हुए हैं। अब वो सिर्फ विकास कार्य गिनाने तक का मामला नहीं है,
अब वो मामला उससे बहुत आगे चला गया है। वो मंगलसूत्र से लेकर के लव जिहाद से लेकर के वोट जिहाद तक बहुत आगे तक वोट जिहाद कांग्रेस ने बोला है, प्रधानमंत्री नहीं, ने बोला है। मैं कह रहा हूं वोट जिहाद कांग्रेस, वोट जिहाद कांग्रेस, सलमान खुर्शीद की भतीजी जो ने सपा बोला के लिए है। प्रचार कर रही थी, उन्होंने कहा है, बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा है वोट जिहाद, और वोट जिहाद वाकई में एक बेहद आपत्तिजनक भाषा थी चुनाव में, बिल्कुल। वो नहीं होनी चाहिए। FIR भी हुई है उनकी। अच्छा, हो गई है। FIR उसी दिन हो गई थी। मतलब वो कह रही है पूरी की पूरी मुसलमान कम्युनिटी आके हमको वोट करे या वोट ही ना करे, ये क्या तरीका वोट मांगने का? नहीं, वो भी बोलने में उतनी आपत्ति नहीं थी जितना ये कि आप जिहाद की तरह Exactly, ये बोलना जिहाद नहीं का चाहिए मतलब था। क्या है? धर्म युद्ध। हाँ, तो ये मयंक सर, जो मूल सवाल था कि गठबंधन से दूरी क्यों, क्या आपको कुछ कारण नजर आता है? क्योंकि आपके तो फायदेमंद था गठबंधन। उसमें देखिए, इसमें नहीं था ना, क्यों नहीं था सर? कम अभी आप 70-80 सीटों पे लड़ रहे हैं, फिर आपको 3 लोगों को मिलकर लड़ना पड़ता चुनाव। तब तो जयंत भी इधर ही थे, फिर 4 पार्टियों का अलायंस होता है यूपी में, फिर आपकी इस समय कितनी सीटें आती? तो सीट 30 ही आती, लेकिन जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपको लग रहा है ना, उनको नहीं लग रहा होगा। वो साथ में मिलकर लड़े थे, उनको लगा कि हम साथ मिलकर लड़ते हैं, हमारे वोटर को कभी छूट के अखिलेश ले जाते हैं, कभी छूट के कांग्रेस पार्टी ले जा रही है, तो अपनी पार्टी को पहले स्टैब्लिश किया जाए। भाई आप अपने स्टेक्स बढ़ाते हैं ना, मैं जब अपने स्टेक्स बढ़ाऊंगा तो 27 का विधानसभा चुनाव आएगा, तब तो मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में आ पाऊंगी, वरना कैसे आऊंगी मैं, अगर मेरे पास मेरा कोर वोटर ही नहीं बचा, जिस तरीके से कैंडिडेट खड़े करती है। ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा मतलब बीएसपी के जर्नी को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा आंसर मिल जाएगा। एज रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, बाद में इसका एक ही फोकस हो गया, सत्ता में रहना है किसी भी हालत में, और कोई पार्टी यूपी का नहीं है जिसका बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ हो। कांग्रेस, एसपी, बीजेपी सबके साथ हुआ। अब आपने कहा क्या कि इनका दावा है कि हमने उन वर्ग को आवाज दी जिनके पास आवाज नहीं था अपना, और यही क्लेम, एग्जैक्टली सेम क्लेम लालू का भी था। हाँ सही बात है, बिहार में अभी भी। और उसके बाद आप देखिएगा कि उसके कुछ ही दिन के बाद लालू भी इरेलीवेंट होते गए तेजस्वी के आने से पहले। इन्होंने कहा कि बीएसपी 2.0, तेजस्वी मेरे हिसाब से आरजेडी का 2.0 है, डेवलप्ड वर्जन है। हाँ, वो जो है अब वो लालू के लिंगो से एकदम अलग, तेजस्वी का लिंगो एकदम से अलग है। वो रिडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, अपने अम्ब्रेला को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, माई के साथ बाप भी जोड़ रहा है। हाँ, बीएसपी के तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ, अपने आप को रिडिफाइन करने की कोशिश नहीं हुई। मायावती का एक बार 2007 को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से कभी इसने अम्ब्रेला पार्टी अपने आप को रिडिफाइन करने की कोशिश नहीं की, और इसी के चलते वो अब एकदम से हाशिए पे जा रही है। और मेरे हिसाब से मतलब कोमा हो सकता है, कुछ दिन के बाद फुल स्टॉप भी हो जाएगा। अभी के हिसाब से लग रहा है, अगर बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है बीएसपी के अंदर से। अगर गठबंधन होता तो फायदा होता। गठबंधन बस वही है ना, आप रेवोल्यूशन की तरफ शुरू हुए थे ना, गठबंधन करके 2-4 एमपी बना लेंगे आप अपने कोर एजेंडा पे जो आप जिस प्रोमिस से शुरू हुए थे, क्या उसको फुलफिल कर पा रहे हैं? अब बीएसपी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए, समाजवादी पार्टी के साथ जाए, अपने कोर एजेंडा को फुलफिल कर पा रहे हैं क्या? मैंने ये बात पहले भी इसी शो में बोली है, लेकिन अगर जैसा मयंक सर कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ये कॉमा फुल स्टॉप अगले में शायद खत्म हो जाएगी बीएसपी, लेकिन ये एक दुखद वो होगा क्योंकि एक राज्य जिसकी 21% दलित आबादी है और उस कम्युनिटी के एस्पिरेशंस को ये पार्टी कहीं न कहीं मतलब लोकतांत्रिक तरीके से उठाती रही है, उनके अधिकारों के उसको लेकर वो बदल गई ना। अब बीजेपी ने उस कम्युनिटी को दे दी ना चीजें। अब प्रधानमंत्री बैठ के उस कम्युनिटी के पैर धो रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर धोए ना, सबका साथ सबका विकास, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है ना, उसी कम्युनिटी, मैक्सिमम लोग किस कम्युनिटी के होंगे, उसी कम्युनिटी से होंगे ना। मैं कह रहा हूँ कि तो क्या बीजेपी कोई दलित को बना देगी मुख्यमंत्री? दलित को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देगी? क्यों नहीं बना सकती? जब बंगाल छोड़ो अध्यक्ष बना सकती है तो वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं अंतर, मैं बता रहा हूँ, देखिए पावर नहीं, पैर धोने और पावर देने दोनों फर्क। जैसे आपने पावर से माइक खींचा, मैं बता रहा हूँ। नहीं एक चीज बताऊं, ये कोई जरूरी नहीं है कि चूंकि ये गणित का नियम नहीं है कि 2 आदमी मिलकर के 4 दिन में काम करते हैं तो 6 आदमी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी दलितों के साथ उस तरह जुड़ सकती है जो मायावती जुड़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं सही। उसने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया ना यहाँ पे,
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति बनाया राष्ट्रपति बनाया। भाई। दलित मोदी क्या है? ओबीसी है। ओबीसी। मोदी कौन से ब्राह्मण है? मोदी कौन से ठाकुर है? और यादव ओबीसी है कि नहीं है? यादव को मध्य प्रदेश में नहीं, मतलब हम कह रहे हैं यादव को मध्य प्रदेश में बनाया, तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि योगी को युगों तक तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो सारी चीजें एक मुख्यमंत्री। मैं कह रहा हूँ कि जो एस्पिरेशन जिस आप बात कर रहे हैं बीएसपी के, जो जिसके लिए खड़ी हुई मायावती या काशीराम, उन चीजों को आगे बढ़ गया है दुनिया आगे बढ़ गई। दूसरी पार्टियों ने उन चीजों को समझ लिया और उनसे पहले उनको पहुंचा दिया कि मुझे घर की जरूरत है, आप मुझे घर नहीं दे पा रहे थे, इन्होंने मुझे घर दे दिया कि आप इस घर में रहिए, तो मैं क्यों आपके पास आऊंगा? फिर मैं इनके पास जाऊंगा। ये बहुत सही बात कर रहे हैं। इस तरह की चीजें होती है। मैं एक छोटा कैसे होती है कि जैसे दलित, मेरे गांव में जब मुखिया का चुनाव हो रहा था, तो एक दलित समुदाय का ही, जो इसकी बहुतायत है, आम लोग ये मानते हैं कि दलित तो दलित को ही वोट देगा, अपना भूल जाते हैं कि वो अपनी जात को देते हैं। तो एक मेरे यहाँ दलित था, मेरे साथ ही बैठा था, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप किसको देंगे? उसने एक सवर्ण उम्मीदवार का नाम बताया और मुझसे ये भी कहा कि आपसे, चूंकि मैं खुल के बोलता हूँ इसलिए कहिएगा नहीं, मैं इसलिए दूंगा कि मेरी पत्नी जब बीमार हुई थी तो अपनी एम्बुलेंस से वो ले गया और दवा के लिए पैसे दिए थे। उसने अपने समुदाय का ये नहीं दिया। मुख्य चुनाव पार्टी के नाम पर नहीं होता, इंडिविजुअल होता है बिहार में किया चुनाव ऐसे होता है। तो लेकिन वही बात यहाँ भी होती है, जिसको आपने सही कहा कि घर और छत मिली, उसके अलावा राशन मिला, तो वो सबका असर होता है। लेकिन एक चीज और भी है, मायावती की राजनीति को बहुत हद तक तय करेगा कि नगीना सीट पर क्या रिजल्ट आता है। अगर वहां चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत जाते हैं तो वो दलितों के बीच एक बहुत बड़े हीरो के रूप में, भले वो एक सीट हो, निर्दलीय है, लेकिन वो एक हीरो के रूप में। सही बात है ये। अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो मायावती अपने भतीजे को लेकर के एक राहत की सांस लेंगी। ये दलित के अंदर जो टसल है, और कह भी रहे सर की सीट पे थोड़ा सा मुकाबला बहुत टाइट है, क्योंकि सबसे मेहनत हो रही है, चंद्रशेखर ने किया है, क्योंकि मुस्लिम और दलित वोट एक साथ की बात से। लेकिन देखिए, एक होता है कि सेरेमोनियल पोस्ट देना और एक होता है पावर देना। तो बहन जी जिस कद की नेता रही हैं दलित कम्युनिटी में, उतना पावरफुल लीडर दूसरे में है। देखिए, आप कहने को राष्ट्रपति बना दे, आप सीएम बना दे, पावर ही ना दे, तो फिर क्या फायदा? मोहन यादव ये भी सब बहन जी बसपा की है, तो मतलब आपके पता है ना कि पावर है उनके पास। मोहन ये बात है कि अब बीजेपी क्यों ऐसा देख सकती है, लगता है कि हम ही दोनों खाली बोल रहे हैं। नहीं बीजेपी ऐसा क्यों देख रही है, या बीजेपी की तरफ कि देखिए, आप पिछड़ों में बात करिए। हाँ। बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव एक प्रभावशाली जाति है। हाँ, और दोनों लालू और मुलायम निकले। लालू और मुलायम के बाद उनके बाल बच्चे राजनीति में उनकी विरासत को बढ़ा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बनने की रेस में। ठीक है। मायावती दलितों में, और बीजेपी ने क्या किया कि एक गुमनाम से यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे कम से कम सामान्य यादवों के बीच उसने एक ये एस्पिरेशन पैदा कर दी कि भाई आप भी किसी दिन हमारे दल में रहोगे तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हो। बनेगा कि कोई, या ये जरूरी नहीं है कि मोहन यादव का बेटा भी मध्य प्रदेश का अगला मोहन यादव होगा। ये तो वहां नहीं होगा अभी जो दिख रहा है। दूसरी चीज कि उसी तरह से बसपा में, अब मैंने कहा है कि ये कांसीराम की बसपा नहीं है, ये मायावती की बसपा है, और मायावती के बाद उनके भतीजे आ गए हैं जी। तो अब यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री बनने की नौबत आई, तो स्थिति आ गई, तो आकाश आनंद होंगे, कोई सामान्य दलित नहीं होगा वो। और बीजेपी ये कह सकती है या कहेगी, वो उससे ज्यादा भुनाने वाली पार्टी कौन है? हर चीज को जितना करो नहीं, उससे ज्यादा माहौल बना देने में उससे ज्यादा कौन जानता है? तो बीजेपी ये कर सकती है कि देखो, ये लोग यादव करते थे, एक परिवार का यादव लाते थे, हमने ला दिया, इसी तरह से हम तो दलित भी ला सकते हैं। तो ये एक नया मोमेंटम पॉलिटिकल पैदा हो सकता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बसपा को लेकर आपके मन में सवाल होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब सवालों का जवाब इस चर्चा के जरिए आपको मिल चुका होगा। तो कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।